हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 2024 आने वाला है और 2024 में बहुत कुछ हो सकता है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन का खतरा अभी भी टला नहीं है और जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ सकता है। यूएसए में और वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमीज में रिसेशन आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कनाडा में तो ऑलरेडी रिसेशन आ गया है। इसके अलावा इलेक्शंस भी होने वाले हैं। अभी एक लीडिंग ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि अगर करंट गवर्नमेंट चेंज होती है तो 25% तक मार्केट गिर जाएंगे। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट चेंज होगी या नहीं होगी, होगी तो कितना परसेंट मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर सकता हूँ कि इंडिया के जो बुल रन्स हैं वो किसी गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमने अलग अलग गवर्नमेंट के शासन में भी अच्छे खासे बुल रन देखे हैं। 2004 में जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट हटी थी और मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त टेम्परेरी मार्केट्स गिरे थे इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद, लेकिन कुछ दिन के बाद ही उसमें एक शानदार रिकवरी होनी शुरू हो गई थी। और एक और चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं। हालांकि पूरा उसमें यू टर्न तो नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक उसमें बदलाव आता है। कोई कुछ सेक्टर को फेवर करता है, कोई किसी सेक्टर को फेवर करता है, और सबके ग्रोथ का मॉडल जो है अलग होता है। तो इसकी वजह से मार्केट्स में उतार चढ़ाव ज़रूर होते हैं। तो 2024 में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो डेफिनेटली मार्केट में उतार चढ़ाव होगा। क्या वो परमानेंट होगा, क्या थोड़ा डिप होके गिर जाएगा, क्या बिल्कुल डिप नहीं होगा, मैं इसके बारे में कोई इस वक्त प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमें उस इवेंट के लिए तैयार होना चाहिए कि अगर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है या फिर कोई किसी तरीके का बदलाव होता है तो हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसके बारे में और बात करने से पहले आइए थोड़ा हम मार्केट की रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कल ही फेड की मीटिंग हुई और फेड ने इस बात रेट हाइक्स नहीं किया, किसी तरीके का रेट नहीं बढ़ाया, और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। यूएसए में के मार्केट में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली और आज भी हमारे इंडियन मार्केट्स अप हैं। और जो इसकी एनालिसिस की गई वेरियस इकोनॉमिस्ट के द्वारा, तो उनका ये कहना था कि फेड को रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी हाई चल रहे हैं। तो अगर बॉन्ड यील्ड 5% से ऊपर चलते हैं तो ये मल्टीपल 0.25% रेट हाइक्स के बराबर होते हैं। शायद इसीलिए फेड ने रेट हाइक नहीं बढ़ाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आगे रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे, हम जो उसका जायज़ा लेते रहेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस पर एक्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल रेट हाइक्स का खतरा पूरी तरीके से नहीं टला है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब बड़े रेट हाइक्स नहीं होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये करंट रेट्स जो है काफ़ी टाइम तक सस्टेन हो। और एक और जो रिस्क फैक्टर हमारे सामने वॉर का पड़ा हुआ है, अगर वो वॉर एक्सपैंड होता है, फर्दर उसमें एस्केलेशन होता है, तो डेफिनेटली क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे और वो रेट हाइक्स को ट्रिगर कर सकते हैं। अब अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इन सब फैक्टर्स की वजह से एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। आप रोज के अगर फिगर्स को ट्रैक करेंगे तो उनकी सेलिंग की फिगर आ रही है 500 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में 20,000 करोड़ से ऊपर की उन्होंने सेलिंग की। और ये सेलिंग सिर्फ इंडिया में नहीं हो रही है, अगर आप पूरे एशिया में देखें तो उसमें वो अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं। एशिया में अगर आप चाइना को छोड़ दें तो अक्टूबर के महीने में उन्होंने करीब $3 बिलियन की सेलिंग की है, और अगर 3 महीने का एवरेज लेंगे तो $11 बिलियन की एफआईआईज ने सेलिंग की है चाइना को अगर हम छोड़ दें। चाइना के फिगर्स इसलिए इंक्लूड नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अभी सेलिंग उतनी रफ्तार से नहीं हो रही है। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ऑलरेडी चाइना में काफ़ी सेलिंग पिछले महीने में हो चुकी है। इनफैक्ट हैंगसेंग का मार्केट अगर आप देखें तो वो सबसे ज़्यादा डाउन है, करीब 20% से भी ज़्यादा डाउन है। और इस एफआईआई सेलिंग की वजह से जो है मार्केट्स के रिटर्न भी मॉडेस्ट हो गए हैं। कुछ खास उसमें रिटर्न हमें नहीं दिख रहे हैं, लोगों के पोर्टफोलियो में भी उसका काफ़ी नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। अगर आप निफ्टी का 2023 का रिटर्न देखें तो इट्स mere 6%। आज के मार्केट्स को भी अगर आप थोड़ा जोड़ लें तो भी वो 7% से कम है। और आप देखिए पूरा का पूरा साल ऑलमोस्ट अब निकल गया है, तो कोई मार्केट में खास रिटर्न हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम रिटेल पोर्टफोलियो की बात करें तो मैंने एक सैंपल रिटेल पोर्टफोलियो बनाया है और इसमें उन स्टॉक्स को इंक्लूड किया है जो स्टॉक्स रिटेल के साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो मैंने एक सैंपल पोर्टफोलियो बनाया जस्ट टू ट्रैक कि कितना % प्रॉफिट
एक रिटेल के पोर्टफोलियो में दिख रहा है। तो उसमें अगर आप देखें, स्क्रीन पर दिए हुए पोर्टफोलियो को रेफर करें, तो उसमें जो रिटर्न है वो निफ्टी के बराबर है, निफ्टी से शायद 1% ऊपर है, 7% के आसपास। और अगर आपने इन सभी 11 स्टॉक्स में 10,000 का पैसा लगाया होगा तो आपका रिटर्न करीब 7% के आसपास बन रहा होगा, जो कि कुछ भी नहीं है। अब अगर इस पोर्टफोलियो को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 4 से 5 स्टॉक्स तो नेगेटिव टेरिटरी में चल रहे हैं, और वो सारे इंडेक्स हैवीवेट्स हैं जैसे रिलायंस और एचडीएफसी, और 2-3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें मार्जिन, बहुत मार्जिनल प्रॉफिट आपको दिख रहा है, जो किसी भी दिन लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप सिर्फ टाटा मोटर्स को हटा दें तो आपका पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं दिखेगा, वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म करेगा। तो ज़्यादातर रिटेल के जो पोर्टफोलियो में यही हालत दिख रही है। हालांकि ये जो सैंपल पोर्टफोलियो है ये 1 साल का परफॉर्मेंस डिपिक्ट कर रहा है। तो अगर आपने 1 साल पहले रिटेल के पॉपुलर स्टॉक्स में पैसा लगाया तो लगभग आपको इतना ही रिटर्न इसमें दिख रहा होगा, और ये रिटर्न किसी भी दिन नेगेटिव में आ सकता है। जिस दिन टाटा मोटर्स का स्टॉक थोड़ा भी गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में आ जाएगा। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के भी रिजल्ट आए हैं। टाटा मोटर्स के स्टॉक में अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिली पिछले 1 साल में, लेकिन अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पर कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स में जो भी उनका परफॉर्मेंस दिखा है वो जेएलआर की वजह से देखा है। इंडिया का जो उनका सेल्स का एस्टिमेट था उन्होंने मिस कर दिया है, और इंडिया के जो उनके कार सेल्स है वो 3% डाउन हुई है। तो कुछ भी वहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, स्टॉक भाग रहा है, लेकिन वो फंडामेंटल से ड्रिवन नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखिए तो टाटा ग्रुप की जो कंपनीज हैं और स्टॉक्स है वो थोड़ा ओवर हाइप मुझे लगती है। मेरी बात से बहुत लोग शायद एग्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो पहली चीज़ तो ये कि इनकी कोई भी कंपनी कुछ खास नहीं कर रही है। अगर आप टीसीएस को हटा दें, और टीसीएस ही पूरे ग्रुप का ब्रेड एंड बटर चला रहा है, टाटा सेंस को सबसे ज़्यादा डिविडेंड टीसीएस से ही मिलता है। और इनकी बड़ी कंपनीज जैसे टाटा स्टील तो घाटे में चल रही है, टाटा मोटर्स के ऊपर भी अच्छा खासा कर्जा है। अगर हम मार्च तक का फिगर्स देखें तो 20,000 करोड़ तक का उनका जो डेट है, हालांकि वो कह रहे हैं कि 2025 तक उसे डेट फ्री कर देंगे। और इनोवेशन के नाम में टाटा ग्रुप में कुछ भी खास हमें नहीं दिखता। इनके जितने भी बड़े नेम्स हैं उसमें कुछ खास इनोवेशन का हमें नहीं दिखता। इवन टीसीएस में भी इतने साल से वो आईटी कंपनी चला रहे हैं, लेकिन कोई भी ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट वो नहीं बना पाए हैं। तो ये मुझे थोड़ा ओवरहाइप लगता है। अगर आप मेरे एनालिसिस से सहमत नहीं हैं तो ज़रूर अपना व्यू भी शेयर करें। तो 2024 के लिए हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं कुछ पॉइंटर्स आपके साथ शेयर करता हूं। पहली चीज़ तो ये कि आपको उतना ही पैसा मार्केट में लगाना है जिसकी ज़रूरत अगले 2-3 साल तक आपको ना पड़े। मैंने कई लोगों को ऐसा सुना है कि ठीक है, मेरी बेटी कॉलेज जाने वाली है या मेरा बेटा कॉलेज जाने वाला है 2 साल बाद, और मैं मार्केट में पैसा लगाता हूँ, 2 साल में मुझे 20-25% रिटर्न मिल जाएगा और उसे यूज़ करके मेरे को मॉनेटरी सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके के काम ना करें, क्योंकि मार्केट्स आपको रिटर्न देगा, उसका कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं होता है। कब वो स्टॉक भागेगा कोई हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। तो इसलिए जो आपको पैसे की ज़रूरत है अगले 1-2 साल तक, बड़े पैसे की जो ज़रूरत है उसे मार्केट में ना लगाएं। दूसरा, किसी भी तरीके का लोन लेकर किसी भी चीज़ को मॉर्गेज कर पैसे ना लगाएं, क्योंकि हम जिस दौर में जा रहे हैं वहाँ पे रिवॉर्ड से ज़्यादा रिस्क का खतरा है। दूसरा पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग डेट फंड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाना चाहते हैं। दोस्तों, जो कंपनीज अच्छी हैं, काफ़ी सालों से चल रही हैं, उनके ऊपर ज़्यादा डेट नहीं है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो वो तो अपने डेट के जो ऑब्लिगेशन है वो मीट कर लेंगी। लेकिन जो रिस्क जोन में है, और ऐसी कंपनी ही अक्सर ज़्यादा रिटर्न का लालच देती हैं, और उसी लालच में रिटेल वाले फंस जाते हैं। उन्हें लगता है अगर एफडी में मुझे 6% 7% मिल रहा है, मैं डेट में लगाऊं, अगर मुझे 9% 10% मिल जाएगा तो मैं एफडी के रिटर्न को बीट कर दूंगा, और इसी लालच में वो वहाँ जाते हैं। लेकिन हमने देखा 2 साल पहले, करीब 1.5 साल पहले, किस तरीके से एक बड़े डेट फंड, नामी गिरामी डेट फंड में किस तरीके की प्रॉब्लम आई और लोगों के लाखों रुपए वहाँ पर फंस गए। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अगर आप लगाना चाहते हैं तो AAA रेटेड बॉन्ड्स में लगाइए, और पिक एंड चूज़ करके लगाइए। जो फंड्स होते हैं यूजुअली वो क्या करते हैं कि 20-30% AAA करते हैं, और उसके बाद जो है थोड़ा नीचे का रेटिंग के बॉन्ड्स भी उसमें मिलाकर क्लब कर एक पैकेज बनाकर रिटेल वालों को बेच देते हैं।
तो हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि ठीक है ये तो फिक्स्ड रिटर्न है, तो मिलना ही मिलना है, तो वहाँ पर आप बेशक लगाएं, लेकिन थोड़ा स्टडी करके लगाएं और कोशिश करें कि इंडिविजुअल कंपनीज में लगाएं, और जो कंपनी के एफडीज होती हैं उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रूर उसके प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर को देखें, डेट कितना है उसको देखें और उसके बाद ही पैसा लगाएं। तीसरी चीज़ जो है, हाई डेट कंपनीज से दूर रहिए। हाई डेट कंपनी अक्सर उनके स्टॉक्स हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ी के साथ भागते भी हैं, क्योंकि वो मार्केट को ये बताते हैं कि देखो हमने डेट लेकर ग्रोथ अचीव कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन वो ग्रोथ जो है क्या सस्टेनेबल है? हमने देखा 2020 में इतना बड़ा ब्रांड बिग बाज़ार, जहाँ पर अगर आप जाएँ तो भीड़ ही भीड़, और इतने बड़े बड़े स्टोर्स, जो इतनी बड़ी कंपनी एक झटके में डूब गई। वो 3 महीने का भी उनके पास रिजर्व्स नहीं था कि वो अपनी कंपनी को चला सके, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि वो डेट से वो कंपनी अपने ग्रोथ टारगेट्स को अचीव कर रही थी। तो जब डेट की कंपनियां चलती हैं तो चलती हैं, लेकिन जब बैठ जाती हैं तो पूरी तरीके से बैठ जाती हैं। चौथा चीज़, बी सेक्टर स्पेसिफिक। तो देखिए, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इस वक्त कौन से सेक्टर्स जो है अच्छा कर रहे हैं, अगर हम देखें तो पिछले 30 दिन में अगर देखें जब मार्केट सबसे ज़्यादा गिरे तो एक ही सेक्टर सबसे अच्छा रिटर्न दिया, वो है रियल एस्टेट का सेक्टर। रियल एस्टेट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर अभी रिसेंटली ही डाला था, और एक महीने में देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर ने करीब 9% का रिटर्न दिया है, और उसमें से कई स्टॉक्स ने तो 20-25% भी रिटर्न दिया है। इवन डीएलएफ के रिटर्न्स भी देखें तो पिछले अगर शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स आए हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये सेक्टर थोड़ा सा अभी ओवर हाइप्ड है, थोड़ा ओवरबॉट है, तो अगर हमें फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो रियल एस्टेट सेक्टर को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन वंस अगेन, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेट होता है कई कंपनीज में, हमें सोच समझ कर लगाना है और कई पार्ट्स में लगाना है। इसके अलावा हेल्थ केयर और हॉस्पिटल सेक्टर्स को भी कंसिडर किया जा सकता है, उसमें से जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको पिक किया जा सकता है। जिन सेक्टर्स से हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए वो है आईटी एंड बैंकिंग। आईटी के बारे में मैंने कई वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स इस वक्त हैं मैंने शेयर किया है, और हमारा जो पसंदीदा स्टॉक है टीसीएस वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। बैंकिंग से भी हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, और इसलिए रहना चाहिए क्योंकि बैंकिंग की जो कंपनीज की जो हालत होती है वो एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो हमें नहीं पता चलती। जब वो प्रॉब्लम में आता है तभी हमें पता चलता है, क्योंकि उनका सारा खेल जो होता है डेटा का होता है, और जो उसकी असली पिक्चर होती है वो लास्ट मिनट तक नहीं पता चलती है। इसलिए हमने देखा कि अभी रिसेंट टाइम्स में भी कितने बैंक्स जो हैं इंटरनेशनल बैंक्स कोलैप्स हो गए, लेकिन कुछ महीने पहले तक वो सब कुछ अच्छे खासे हमें दिख रहे थे। इसलिए इस सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए था। हमने अपने बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में भी एक भी बैंकिंग फाइनेंस का स्टॉक नहीं डाला, और हमारे पोर्टफोलियो ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमें पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स के लिए बैंकिंग और फाइनेंस के स्टॉक्स को डालना ही डालना है, उसके अलावा उसके बिना भी आप अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखिए, आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ये दोनों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 1 साल से। अगर जो लीडिंग बैंक है एचडीएफसी बैंक के रिटर्न्स भी अगर आप देखिए तो नेगेटिव रिटर्न्स होते हुए हमें दिख रहे हैं। 5वां पॉइंट ये है कि स्टिक टू द लीडर्स। अगर आप किसी सेक्टर के स्टॉक्स में पैसे लगा रहे हैं तो उस सेक्टर के लीडर को ही प्रेफर करिए। अगर आप लीडर के अलावा दूसरे स्टॉक को प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें अपना जो एलोकेशन है वो थोड़ा कम कर सकते हैं। तो अगर आप लीडर पे स्टिक करेंगे क्योंकि आप सेक्टर आपके एनालिसिस के हिसाब से वो अच्छा है, तो अगर सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा तो उसके लीडर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड में पैसा लगाइए। दोस्तों, पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट सालों से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि गोल्ड पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप गोल्ड का परफॉर्मेंस देखिए, 1 साल में करीब 20% का रिटर्न हमें गोल्ड में देखने को मिला है, कंपेयर टू निफ्टी विच हैज़ गिवन 6 to 7% रिटर्न ओनली, 3 गुना रिटर्न। लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना उतना ग्लैमरस नहीं लगता है। गोल्ड में एक स्टेबिलिटी होती है, गिरावट भी होती है, तो एक लिमिट की होती है। कम से कम हमने अगर पिछले 8-10 साल में देखा है तो हमें यही देखने को मिला है। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन गोल्ड में एक स्टेबिलिटी होती है, एक रियल वैल्यू होती है, और जो अगर आप 4-5 साल का आउटलुक लेंगे तो वो मार्केट के रिटर्न्स को भी अक्सर बीट
कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर इन पॉइंटर्स को आप यूज़ करेंगे और 2024 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो मेरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना व्यू शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं जल्दी आऊँगा एक और नई वीडियो के साथ।